मुंबई में आज एक साथ होंगे उद्धव और राज ठाकरे। दोनों भाई 19 साल के बाद साझा करेंगे सियासी मंच। 2005 के बाद ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध पर दोनों करेंगे विजय रैली। वर्ली के NSCI डोम ऑडिटोरियम में विजय रैली। और ये देखिए जो ऑडिटोरियम है, यहां पर 8 से 10 हजार की संख्या में लोग समर्थक मौजूद है, जिससे भरा हुआ है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी रद्द होने की खुशी। जो देवेंद्र फडणवीस सरकार का पहले फैसला और इसके बाद जो कहा गया, जो दावा किया गया, दावा था उद्धव ठाकरे की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से कि एक दबाव बनाया गया और इस दबाव का असर यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को यह 3 लैंग्वेज पॉलिसी में हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को वापस लेना पड़ा। और इसी पर विजय रैली, आज विजय सभा का आयोजन। और ये देखिए वर्ली मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी आपको इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी संख्या में दावा इस बात का किया जा रहा है MNS की तरफ से और UBT की तरफ से कि यहां पर महाराष्ट्र के कोने कोने से मराठी अस्मिता और जो विजय का दावा किया गया है विजय रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से कोने कोने में जो मराठी समाज के लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप देखिए वर्ली का NSCI ऑडिटोरियम और ये कहा जा रहा है कि खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ है, लोगों का आना जारी है। और जो दावा है वो ये कि जो जीत हासिल की गई है अनिवार्यता को, जो किया गया था 1 से 5वीं तक हिंदी भाषा को तीसरी लैंग्वेज के तौर पर, इस पर जो वापस लिया गया। खूप मस्त मजा वाटते। मराठीचा उत्सव आहे। मराठी मध्ये हिंदीमध्ये हिंदी में बहुत अच्छा है। मराठी क्या होता है, राजकीय भावना जो होती है लेकिन 2 भाई आ रहे हैं मराठी के लिए, तो मराठी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। आज जे काही होत आहे त्यासाठी आम्ही अत्यंत खुश आहोत, कारण मराठी माणूस मराठीच्या मुद्द्यासाठी रस्त्यावर उतरले। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ NSCI डोम के बाहर से तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से भारी संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। दोनों ही भाई पहली बार एक पटल पर मराठी भाषा को लेकर के एक साथ आएंगे और इसी की खुशी जो है दोनों ही, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे वो राज ठाकरे हो, दोनों के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। और तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से भारी भीड़ जो है वो NSCI डोम के भीतर जो है वो दाखिल हो रही है। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। क्या भावना है आपकी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों? भावना म्हणजे आमच्या मनामध्ये जे होतं ते आज प्रत्यक्षात घडतं आहे। 2 भाऊ एकत्र येतात आणि नक्कीच मराठी माणसाची ताकद वाढणार आहे। चुनाव एक साथ लड़ना चाहिए, एकत्र लढायला पाहिजे, एकत्र। तो चुनाव एक साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, कितनी खुशी है आपको दोनों भाई साथ आ रहे हैं? अरे एक नंबर खुशी आहे सगळ्यांना, कारण महाराष्ट्रात 2 ठाकरे एकत्र येत आहेत, ही महाराष्ट्रासाठी आनंदाची गोष्ट आहे। तो आपने बातें सुनी जो समर्थक हैं और वो तस्वीरें देखिए कि राज ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे का प्लकार्ड जो है, जो तस्वीर है वो यहाँ के जो इनके जो समर्थक हैं वो लेकर के आए हैं और उनके समर्थन में जो है NSCI डोम में जो है वो भारी संख्या में दाखिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से चाहे राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, दोनों आज क्या कहते हैं उनकी बातें सुनने के लिए ये तमाम जो लोग हैं, जो मराठी मानसिक का या मराठी भाषा का मुद्दा उठाया गया, उसको लेकर के ये लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सारे ही लोग ये मराठी भाषी हैं और जिस प्रकार से राज ठाकरे हमेशा से ही मराठी भाषा को लेकर के मुखर रहे हैं, उनको लेकर के जो है ये जो जीत या यूँ कहे कि विजय मेड़ावा या विजय दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में NSCI के इस डोम में जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थक जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। तो संदीप तस्वीरें ये दिखा रहे थे और किस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के समर्थक यहां पर NSCI डोम में जमा हो रहे हैं। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। संदीप ने तो ग्राउंड की रियलिटी दिखाई दी कि जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, NSCI डोम से ऑडिटोरियम के अंदर से हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। और इसके अलावा कुछ खास मेहमान भी आपको हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अली दारूवाला, नेता महाराष्ट्र BJP हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जो कि शिंदे गुट से हैं, वो
हमारे साथ हैं किशोर तिवारी, यूबीटी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार और अशोक वानखेड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले जयप्रकाश के पास ही मैं चलना चाहूंगा। जयप्रकाश, एक सेंस तो दीजिए कि आखिर जिस जीत के लिए इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ा चुनाव जीत लिया है ठाकरे परिवार ने। क्या वाकई में ये जो जश्न है और इसकी जो तस्वीरें हैं वो किसी जीत की हैं या किसी आने वाली रणनीति की है? देखिए, यहाँ पर भावना की बात है, इमोशन की बात है। जो ठाकरे परिवार के चचेरे भाई बचपन से एक दूसरे के साथ खेले कूदे, बाला साहब ठाकरे की गोद में पले बढ़े, उन्होंने साथ साथ राजनीति देखी और राजनीति में साथ साथ कदम रखा। हालांकि राज ठाकरे बहुत पहले यानी कि 80s में ही राजनीति में आ गए थे। शिवसेना को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के साथ कई दौरे किए, लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच में 2005 में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। खास करके 2004 के विधानसभा चुनाव में ये दूरियां टिकट बांटने को लेकर बढ़ी, जो 2005 में साफ तौर पर नजर आई। राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी, परिवार छोड़ा और 2006 मार्च में अपनी खुद की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई। तो 2006 से 2025 तक यानी 19 साल तक दोनों भाई किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं आए। आप समझ सकते हैं कि ये पहला मौका है, मुद्दा हिंदी भाषा का है, लेकिन मौका इतना बड़ा है कि कोई भी इसको अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। खास करके मैं आपको डोम के अगर अंदर ले चलूं, नेटवर्क इशू है लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अंदर तक के दृश्य एक बार आपको लाइव दिखाऊं। दोनों भाइयों का इंतजार यहां चल रहा है और दादर में शिवाजी पार्क में जो बाला साहब ठाकरे का स्मृति स्थल है, वो स्मृति स्थल में भी यहां पर जो है, अभी देखिए ये गेट एक बंद कर दिया गया है। यहां पुलिस का भारी बंदोबस्त है, लेकिन गेट खोलने की कोशिश की जा। बिल्कुल जयप्रकाश, जो कि ऑडिटोरियम के अंदर जाकर वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर अंदर कैसी तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करते, लेकिन क्योंकि नेटवर्क इशू इसलिए अभी हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन इस वक्त जो हमारे खास मेहमान बने उनका हम रुख करते हैं। अली दारूवाला जो हमारे साथ बीजेपी से, महाराष्ट्र बीजेपी से। अली दारूवाला जी, सीधा सवाल आपसे यह है कि जब सियासी तौर पर दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आ रहे, एक मंच पर और मराठी अस्मिता के नाम पर एक साथ नजर आ रहे, तो इसे आप कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं? नमस्कार सारे पैनलिस्ट का नमस्कार। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से मैं तहे दिल से आज खुश हूं। दो परिवारों का, दो भाइयों का और वंदनीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र और उनके ये जो भांजे, इनका एक होना, इसका भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करता है। मगर एक बात ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए वो लोग एक आए। उस सनातनी हिंदी जो हिंदुस्तान के अंदर जो मराठी भाषा को लेके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक जमाने में इलेक्शन साथ में लड़ा था। उद्धव जी एक विशेष समुदाय के साथ में जा रहे थे, अब वो राज ठाकरे जी के साथ में अगर मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के लिए अगर वो एक हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर कोई भी एक राजनीति नहीं देखता। हालांकि महाराष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि हम लोग नहीं। लेकिन अली दारूवाले जी, एक बात बताइए, दोनों का साथ आना क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा? दूसरी तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूं। राजकारण एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स, वोट बैंक, बीएमसी इलेक्शन एक अलग चीज है। ये दोनों आने से एक नहीं, मैं तो इसके आगे एक लार्जर पॉलिटिकल एक अपॉर्चुनिटी देखता हूं। ऐसा मुमकिन है क्योंकि राज जी ने मोदी जी का बहुत सारा साथ दिया नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। वो मोदी जी की विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो सहमत है। हो सकता क्या राज जी उद्धव जी को कन्विंस कर सके, क्या उन्होंने वापस सनातन के साथ आना है और भारतीय जनता पार्टी और यूबीटी जो सेना है, उद्धव जी की सेना, शायद एक भी होने के चांसेस यहाँ पे हमें उसे नाकार नहीं सकते। ये बहुत ही दिलचस्प बात कह दी आपने कि शायद एक साथ आ जाएं और आने वाले समय में विचारधारा भी एक हो जाए। सवाल है कि शिंदे जी का आप लोग क्या करेंगे फिर, जिस शिंदे को दिन रात उद्धव ठाकरे गालियां देते हैं। किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ है। क्या हो गया किशोर जी, अचानक भाई भाई, भाषा की लड़ाई और ठाकरे अब भाई भाई, जहां आप भाषा के नाम पर समाज में एक दुराव पैदा कर रहे हैं, वही भाषा की लड़ाई को लेकर दोनों भाई अब एक मंच पे हैं। ये उत्सव जो है किसी जीत का है या फिर किसी राजनीतिक गठबंधन और किसी आने वाली रणनीति का गठबंधन है?
आपका नरेशन चुक रहा है। मैं बता रहा हूं, भाषा का विरोध वगैरह नहीं है। यहाँ टाइगर बहुत दिन के बाद मिला है, तो टाइगर ने अपनी जिंदगी में पढ़ाई, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो मेरे जिले में ही लिया है। तो महाराष्ट्र में हिंदी 5वीं से पढ़ाई जाती थी, 1ली और से 4थी तक की पढ़ाई ये मराठी में होती थी। ये पहली बार त्रिभाषा का सूत्र आया था और मराठी की हिंदी की सख्ती 1ली से 5वीं तक की थी। वो सरकार ने विड्रॉ कर ली, लेकिन भारी विरोध के बाद विड्रॉ की है। तो मराठी तो महाराष्ट्र में आनी चाहिए। अभी विवाद का विषय है कि कुछ लोग जय गुजरात भी कर रहे हैं। तो मैं बताता हूं कि इस देश के अंदर तिवारी जी इतनी भाषाएं हैं, मराठी आदमी कहां कहां जाकर भाषाएं सीखेगा? भोजपुरी सीखेगा, मैथिली सीखेगा, बंगाली सीखेगा, उड़िया सीखेगा, कहां कहां जाके सीखेगा मराठी आदमी जब बाहर काम करने जाएगा? तो उस लॉजिक से मैं बात कर रहा हूं, जो लॉजिक आप हमें समझा रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, जो भी राज्य में जाते हैं वहां की भाषा उनको आनी चाहिए। जो भी महाराष्ट्र में आता है उसे मराठी आनी चाहिए। हम कर्नाटक में जाते हैं तो हमें कर्नाटक की नहीं आती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। वही तमिल में होता है और उड़ीसा में भी होता है। तो ये तो आपकी नाड़ जहां से जुड़ी हुई है वो भरा आपको आना चाहिए। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं यहाँ के किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करता हूँ। मुझे आदिवासी की भी भाषा आती है और मराठी भी आती है। मुझे आनी चाहिए ये सब भाषाएं। और भाषाओं का विवाद में आप लोग जो रंगा के बता रहे हैं कि हम हिंदी का विरोध कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ये हिंदी का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, कोरोना काल में उन्होंने बता दिया कि वो हिंदी भाषी के लिए उनका जिगर में कितनी बड़ी जगह है और उन्होंने ये हिंदी का विरोध नहीं है, हिंदी भाषियों का विरोध नहीं है, ये मराठी की अस्मिता को जिंदा करने का एक प्रयास है। कुछ लोग हमारे महाराष्ट्र को गुजरातियों के हाथे बेचना चाहते, उसका विरोध है। आप समझ लीजिए। ठीक है, आप ये ऐसा मत बोलो कि हिंदी विरोध के लिए आए। अरे मराठी मानुस की अस्मिता ये पहली बार ठाकरे बंधु लेके आए हैं। ठीक है किशोर तिवारी जी, यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि हिंदी का विरोध नहीं है, लेकिन हमने देखा जब देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूल में 3rd लैंग्वेज के तौर पर हिंदी अनिवार्यता को लेकर बात कही गई, फैसला लिया गया, तो इसको लेकर किस तरह से विरोध दर्ज किया गया था, इस पर सर बात करेंगे आपसे तिवारी जी। लेकिन अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो मौजूद है। अशोक वानखेड़े जी, सीधा सा सवाल है, अगर एमएनएस की बात करें तो चाहे सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, अभी 0 है एमएनएस। और अगर हम बात करें यूबीटी की, उद्धव ठाकरे की, तो 20 सीटें, अगर जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर 20 सीटें आकर रह गई हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये मराठी अस्मिता की, मराठी भाषा को लेकर ये विजय रैली है, या फिर आपको लग रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है? देखिए, इसके पहले भी एक बात जरूर चल रही थी कि दोनों भाई कब इकट्ठा होंगे। कई जगह मीटिंगें हुई, कई जगह जब मीटिंगें हो रही थी तो फिर देवेंद्र फडणवीस भी जाके राज ठाकरे को मिलाए, फिर पता पड़ा कि वो फिर एक शिफ्ट हो गया है। लेकिन दोनों पार्टियां नहीं, तीनों भी, मैं बोल रहा हूँ, एकनाथ शिंदे भी हो, उसकी भी शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एमएनएस हो, इनका जन्म यदि बाल ठाकरे के विचारों से हुआ है तो ये मराठी अस्मिता का बेस है इनका। तो मराठी का तो विरोध हिंदी का नहीं है, विरोध था कि 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक इसको कंपलसरी नहीं किया जाए, 5th के बाद तो हिंदी अनिवार्य होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बेस पे जब ये, पहले से मैंने कहा कि पहले ही दोनों को एक होने की बात हो रही थी, और जब गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया सर्कुलर, उसके बाद एक विजय रैली करने के नाम पर ये दोनों इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को जरूरत है एक दूसरे की। ऐसा नहीं है, जब राज ठाकरे, यदि कल राज ठाकरे के पास 10 MP और 20 MLA होते तो वो भी ना बात करते, ना आज उद्धव ठाकरे यदि सरकार में होते तो वो भी नहीं बात करते एक होने की। आज करीब करीब दोनों हाशिए पे है। रैली में लोगों को तालियां बजवाना बात अलग होती है, भीड़ खींचना बात अलग होती है, और विधानसभा में आपकी ताकत क्या है, लोकसभा में आपकी ताकत क्या है, ये बात अलग है।
इसलिए कुल मिलाकर इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन आपको मात्र ये दोनों भाई इकट्ठा होने से, देखिए राजनीति में शीर्षस्थ नेतृत्व होता है, उसके बाद सेकंड लाइन होती है, फिर उसके बाद थर्ड लाइन होती है, और उसके बाद आपका मतदाता और कार्यकर्ता होता है। दोनों कार्यकर्ता, राज ठाकरे के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों भाई साथ हो, लेकिन उसके ऊपर के जो नेता है जिनको चुनावी राजनीति करनी है, उनकी अपनी डिफिकल्टीज है। हर नेता को लगता है कि यदि ये दोनों एक हो गए तो मेरी सीट जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या मेरे कोटे में छूटेगी या नहीं छूटेगी, ये हर एक को डर है। इसलिए ऊपर दोनों मिलना, आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता साथ में होना, इसके बीच का जो एरिया है वो जब तक इकट्ठा नहीं होता तब तक आपको आप कह रहे हैं कि जो राजनीतिक मौजूदा स्थिति है दोनों की, और अब जरूरत जो है वो लेकर साथ आई है, जरूरत और साथ में लाई, मजबूरी साथ लेकर आई। ये भाई भाई का जो गठबंधन इस वक्त मंच पे दिखने वाला है वो भी एक मजबूरी का गठबंधन आप कह रहे हैं। और कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, अभी सुन रहे थे आप तिवारी जी को, और वो कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं था और जो है भाई साथ आ रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, विचारधारा एक ही है। अगर ऐसा कुछ है और बीजेपी के लोग भी इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, तो फिर शिंदे गुट के लोग कैसे देख रहे हैं इस मिलन को जो 20 सालों बाद दो भाइयों का मंच पर होने वाला है? देखिए, ये गुजरात बोल रहे हैं, गुजरात के जो है स्टेटमेंट है, ये देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी को राज ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी में लेके आएंगे। महायुति एक साथ है, एकजुट है, ताकतवर है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम भारी बहुमत में महाराष्ट्र में हैं, और वो अशोक वानखेड़े जी ने भी कहा है कि आज मराठी मानुष जो है वो महायुति के साथ है। महायुति को उन्होंने मतदान दिया है। 288 सीट में से 235 विधायक हमारे हैं, तो हमारे सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम लोगों के हित में, मराठी मानुष के हित में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये विजय रैली है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नाम विजय रैली क्यों है, क्योंकि दोनों जीआर जो है, जो राज्य सरकार ने एक हफ्ता पहला रद्द कर दिया था। तीसरी बात यह है कि अगर ये दोनों भाई साथ में आ रहे हैं आज, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मनसे और जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है उनका अंतर्गत मामला है, उनका नेताओं का अंतर्गत मामला, उनके कार्यकर्ताओं का अंतर्गत मामला है। उसमें महायुति का कुछ लेना देना नहीं है। महायुति भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित दादा का एनसीपी एक साथ है, और हम एक साथ ही रहेंगे, और आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है वो सब हम साथ में लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मराठी मानुष की अस्मिता के लिए आप काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सत्य के लिए साथ में आए हैं तो मुझे लगता है कि मराठी मानुष भी जानता है कि 40 सालों से मराठी मानुष के लिए किसने काम किया है, किसी ने नहीं काम किया है। आज जो मराठी मानुष है वो मुंबई छोड़कर नालासोपारा, कल्याण, डोंबिवली, वसाई, विरार रहने गया है, उसका दोष किसका है? मराठी मानुष के लिए किस किस ने कितना काम किया है, मराठी मानुष होशियार है, वो जानता है। लेकिन मराठी मानुष के नाम पे वोट बटोरना, ये मुझे लगता है गलत है। पहले आप मराठी मानुष के लिए काम करिए और उसके बाद उनके पास जाइए। मराठी मानुष दिखा देगा कि अगले इलेक्शन में वो किसके साथ है। जैसे गए इलेक्शन में उसने दिखा दिया है। 16% जो मराठी मानुष है उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से टूटकर एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने मतदान किया। और हमारे 80 विधायक जो लड़े हैं उसमें से 60 विधायक जीत के आए। हमारा 75% स्ट्राइक रेट है, 75%। और मुझे लगता है कि ठीक है, ये अच्छी बात है, साथ में आ रहे हैं दोनों भाई, एक परिवार साथ में आ रहा है, पूरा महाराष्ट्र खुश है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखने जाए तो महायुति को कोई खतरा नहीं है। ठीक है। और कृष्णा हेगड़े जी, क्योंकि आपने यहां पर लोकल बॉडी इलेक्शंस का जिक्र किया, इसी को आधार बनाकर मेरा सवाल समीर सर आपसे है। एक बात बताइए कि दोनों भाइयों का सियासी तौर पर एक साथ एक मंच को शेयर करना, क्या आपको लगता है कि बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती ये एकनाथ शिंदे के लिए खड़ी होने वाली है? क्योंकि 2.5 दशक तक, 3 साल से जो बीएमसी के मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस लंबित थे, 2.5 दशक तक उस बीएमसी पर शिवसेना का राज था, और अब ज्यादातर संख्या में जो नेता हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ हो गए हैं। तो जब दोनों साथ में आ रहे तो ये एक बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने है क्या?
देखिए, मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका की अगर आप बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे को बहुत ज़्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं। एकनाथ शिंदे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली के ज़्यादा लोकप्रिय नेता है। बंबई आप बीएमसी की बात करोगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी बड़ी पार्टी है। अगर आप लोकसभा सीटें भी देखेंगे तो बंबई की 6 सीटों में से आज 3 सीटें उद्धव ठाकरे के सांसद वहां से है और 1 सीट जो एकनाथ शिंदे के पास है वो सिर्फ 48 वोट से उन्होंने जीती थी। तो मुझे लगता है कि बीएमसी में निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे एक अच्छी ताकत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ग्राउंड आज महाराष्ट्र के अंदर बन चुका है। बंबई के अंदर बीएमसी में अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। यह डूबते को तिनके का सहारा है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का साथ में आना, दोनों को डूब रहे थे, दोनों को एक दूसरे को सहारे के रूप में देख रहे हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज जा रहे हैं। तो क्या राज ठाकरे तब जब उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे तब क्या उद्धव ठाकरे सनातन छोड़ चुके थे? तब तो बाला साहब ठाकरे भी थे जब उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, राज ठाकरे अलग हुए थे। उनके जीवन काल भी अलग। घर के अंदर सत्ता का संघर्ष था कि शिवसेना का असली नेता कौन है। तो क्या आप साथ में आ रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विलय उद्धव ठाकरे की पार्टी में होगा? राज ठाकरे की क्या भूमिका क्या होगी? टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? कौन असली ताकत लेकर चलेगा? क्या इसमें सामंजस्य होगा? यह देखने वाली बात है। अगर मराठा अस्मिता की अगर बात करते हैं तो आप राज्यसभा जब भेजने की बारी आती है तो आप राज्यसभा में किसे भेजते हैं? आप संजय निरुपम को राज्यसभा भेज देते हैं, आप राम जेठमलानी को राज्यसभा भेज देते हैं, आप प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा भेज देते हैं, आप प्रतीश नंदी को राज्यसभा भेज देते हैं। जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो अब मराठी अस्मिता के ध्यान नहीं आता। बहुत बढ़िया पॉइंट था। जब मराठी की बात करते हैं तो राज्यसभा भेजते हैं तो मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा भेज देते हैं, वो तब उन्हें ध्यान नहीं आता कि मुझे लगता है इसका जवाब किशोर जी आपको देना चाहिए। और मेरा सवाल जो आपने कहा कि मराठी सीखनी चाहिए, जो लोग महाराष्ट्र में रख रहे हैं, सवाल मराठी सीखनी चाहिए कि नहीं है, सवाल है कि मराठी सीखनी पड़ेगी। ग्राउंड पर हम जब देखते हैं बैंकों में घुसकर लोगों को थप्पड़ मारे जाते हैं, दुकानदारों को राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो हरास करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, तो ये सीखनी चाहिए वाली भाषा नहीं है, सीखनी पड़ेगी वाली भाषा है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, मैं महाराष्ट्र के बीजेपी के और महायुति के नेताओं से सहमत हूं। जो मिनिस्टर भी है और गृह राज्य मंत्री भी है वो कह रहे कि अगर कोई विवाद करे और कहे कि मैं मराठी बोलूंगा ही नहीं, तो कुछ विवाद हुए थे और कुछ तो पर्सनल झगड़े थे, लेकिन मैं उद्धव ठाकरे के तरफ से सारे उत्तर भारतीयों को आश्वस्त करता हूं कि बिहार में चुनाव है, बंबई में चुनाव है, उसको देखकर ये बीजेपी की राजनीति है। हमारे पार्टी के तरफ से कोई भी किसी पे भी हाथ नहीं उठाएगा। हम मराठी सिखाने का ट्राई करेंगे और मराठी अस्मिता महाराष्ट्र में रहनी चाहिए। एकनाथ शिंदे जय गुजरात बोलते हैं तो उनकी मजबूरी है, वो अडानी के पास विवश हो गए हैं, तो पूरी बंबई अडानी को दे। ठीक है किशोर जी, पूरी माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। संदीप इस वक्त हमारे साथ हैं और वो इस वक्त एनसीपी नेता के साथ मौजूद है नसियाई। तो और आपको बता दें कि इस रैली में एनसीपी के नेता भी शामिल होंगे और उन्हीं के साथ हमारे सहयोगी संदीप मौजूद हैं। संदीप, ओवर टू यू। ऐतिहासिक दिन का साक्षीदार दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, क्या अच्छी बात है। सरकार के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? इसके पेट में, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो हाजमोला दे दो। दोनों भाई हाजमोला देने, दोनों भाई हाजमोला दे रहे हैं। क्या दोनों भाई क्या राजनीतिक उथल पुथल का इशारा है? कोई बड़ी घोषणा हो सकती है आज? क्या मालूम नहीं अभी क्या होगा। आप यहाँ आए हैं क्या दोनों भाइयों को समर्थन करने आए हैं? दोनों भाइयों को समर्थन करने आए हैं जितेंद्र जी, दोनों भाइयों को तस्वीरें किस प्रकार से खचाखच जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है। जितेंद्र रावण यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि सरकार के पेट में दर्द है, दोनों भाई साथ आ रहे हैं और जिस प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है, सारे ही लोग जितने भी समर्थक हैं वो मी मराठी नाम का जो है वो कैप
कैप पहन के, टोपी पहन करके राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, इन्होंने जो भूमिका मराठी को लेकर के रखी, उसका समर्थन करने के लिए अब बड़ी बात इसमें यह है कि जितेंद्र आव्हाड जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शरद पवार गुट के नेता हैं, वो भी इस सभा में दोनों भाइयों को सुनने के लिए आ रही हैं। निश्चित रूप से क्या राजनीतिक रूप से ये दोनों भाई साथ आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें जो है वो टिकी हुई है। आने वाला बीएमसी बिल्कुल। और देखिए एनसीपी के नेता, एनसीपी के चेहरे भी यहां पर नजर आए। सीधे चलते हैं जयप्रकाश के पास। जयप्रकाश, हम देख रहे हैं कि जो महाअघाड़ी के घटक दल थे वो उसके नेता भी आ रहे हैं। ओवर टू यू, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं जयप्रकाश? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भर गया है और ऑडिटोरियम के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। ऑडिटोरियम बंद कर दिया गया है। ये बाहर का नज़ारा है। ऑडिटोरियम के बाहर करीब 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक ये जो पूरी गैलरी है ये भर गई है। गैलरी यहाँ पर बैरिकेटर तोड़कर जो कार्यकर्ता है वो अंदर आ गए हैं और बैरिकेटर तोड़ने के कारण जो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हुजूम है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर। कितने बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं दोनों पार्टियों के, एमएनएस की बात करें, शिवसेना की बात करें, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में आ गए हैं। बैरिकेटर को तोड़ते हुए लोग अंदर की तरफ आए हैं। कई लोगों की चप्पलें यहाँ पर पड़ी हैं। मैं आपको दिखाऊं कि देखिए चप्पल जो है, चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है। लोग अपनी चप्पलें ले जाना यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। कई लोगों के जो है चप्पल जो है यहाँ पर गायब हो गए हैं और जो लोग हैं वो जो गहमा गहमी है वो हमने यहाँ पर देखिए। आपको अंदर का भी एक दृश्य दिखाते हैं गहमा गहमी का कि किस तरह से यहाँ पर अंदर जो है यहाँ पर गहमा गहमी मची। देखिए ऑडिटोरियम का वो गेट है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन तकरीबन 500 से 1000 लोग इस ऑडिटोरियम के गेट पर खड़े हैं। बगल वाले ऑडिटोरियम के गेट पर भी इतनी ही पब्लिक है और इतनी ज्यादा भीड़ है कि विधायक को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। आप अंदर नहीं जा पाए, आप अंदर नहीं जा पाए। अभी लोग इतने हैं, अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन आप विधायक हैं, कलीना के विधायक हैं आप, शिवसेना के, आपको तो वीआईपी पास होगा यहाँ पर। पास है, क्या बीच में रहना भी जरूरी है, लोगों की क्या हाल है वो देखना भी जरूरी है। इतनी ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है कि लोग किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। कोई एमएलए, कोई एमपी, यहाँ पर सबको धक्का मार के अंदर जा रहे हैं। इसको ही तो बोलता है ना ठाकरे बैंड की गर्दी। जी बिल्कुल जयप्रकाश। और ऑडिटोरियम के अंदर, एनएससीआई डोम ऑडिटोरियम के अंदर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। किस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी है, जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी गौरव को लेकर एक साथ मंच शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक वानखेड़े सर, एनसीपी नेता को भी आपने सुना और हम देख पा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के भी जो नेता है वो भी अपना समर्थन जताने के लिए यहां पर पहुंच रहे। मेरा सीधा सवाल है, 2005 का वो दिन, वो तारीख जब दोनों भाई अलग हुए थे, वो महाराष्ट्र की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट था और क्या आज की तारीख एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी? कहां तक मैसेज आपको लग रहा है कि इसका जाने वाला है? देखिए, जब ये अलग हो गए थे तो मुट्ठी बंद थी। सबको लग रहा था कि वो बहुत बड़े ताकतवर नेता है और राज ठाकरे ने एमएनएस बनाने के बाद जो पहला चुनाव लड़ा, करीब करीब 11 एमएलए थे उनके और उन्होंने नासिक कारपोरेशन अपने पास रखी थी। बहुत सारे एरिया में उनके कारपोरेटर्स थे अलग अलग शहरों में और राज ठाकरे लग रहा था कि एक आंधी बन के उभरेंगे और एक ऐसा राजनीतिक दल बनेगा, हो सकता है आगे पीछे सत्ता में भी आए। लेकिन राज ठाकरे को ये पहला ही चुनाव का जो नतीजा आया, जो उन्हें सक्सेस मिली, वो संभल नहीं पाए। उसके बाद लगातार चुनाव दर चुनाव वो हाशिए पे चलते गए। कुछ चुनाव तो उन्होंने लड़े नहीं। रही बात उनकी क्रेडिबिलिटी की, तो राज अभी कोई कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई राज ठाकरे जो है वो मोदी जी का बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। अब वो प्रवक्ता की शायद थोड़ी सी मेमोरी कम है। यही राज ठाकरे पूरे लोकसभा में, एक लोकसभा चुनाव में वीडियो लेके घूम रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, लाव रे वीडियो बोल बोल के तमाम मोदी जी के भाषणों का और वर्तमान में क्या चल रहा है इसका मजाक उड़ा रहे थे। तो राज ठाकरे का ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो हर चुनाव में दिखाई देता है। आज ये एक हो गए हैं बीएमसी के चुनाव के अनाउंस होने तक। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया है कि सितंबर अक्टूबर के पहले ले जाना चाहिए चुनाव। जब तक चुनाव होंगे तब तक ये साथ रहेंगे या इसके पहले एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस मिलने जाएंगे, फिर कोई चाल चलेगी, कुछ काम होगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के उन्होंने, मेरे पत्नी ने भी कहा था कि वो रात को गॉगल वॉगल लगा के जेम्स बॉन्ड स्टाइल में निकलते हैं पार्टी तोड़ने के लिए। तो अभी बहुत सारा पानी, वो जो मुंबई की मीठा नदी है उसमें बहना है।
लेकिन हाँ, आज एक हो गए, कार्यकर्ताओं में जरूर जोश है, लेकिन जो सेकंड लाइन के नेता है जिनकी अपनी अपनी दुकानें चल रही थी, कोई उद्धव के नाम से तो कोई राज ठाकरे के नाम से, वो अपने दुकान के शटर संभाल के रखे हैं क्योंकि ये बंद नहीं हो जाए, इसलिए वो कितना साथ देते हैं। और ये बहुत सारी चीजें देखने की है, जैसे कि जहां आपने कहा कि ये सिर्फ एक विजय यात्रा, आप किसी ने कहा विजय यात्रा क्यों नहीं भाई, एक डिमांड की और मिल गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर की घोषणा कर दी कि राम मंदिर बना लो, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने बनवाया, हम लेके आए। हर राजनीतिक दल इसका कैश करते हैं, और ये ठाकरे बंधु कैश करे तो इसको कोई अलग दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो रीयूनियन हुआ इसका पहला शायद लिटमस टेस्ट बीएमसी, जैसा आप कह भी रहे हैं कि बीएमसी इलेक्शन में ही हो जाएगा। समीर सर, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? दारूवाला साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन समीर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। समीर जी, दो बातें मैं एक तो कहना चाहता था कि देखिए, अब राज ठाकरे के पास राजनीतिक रूप से क्या पूंजी बची। वो अपने बेटे को अमित ठाकरे को माइम से चुनाव नहीं जितवा सकते। जब उनका बेटा उनके शिवसेना के गढ़ में चुनाव लड़ता है, तीसरे नंबर पर चला जाता है, तो अब राज ठाकरे के पास कोई बहुत राजनीतिक पूंजी बची नहीं है। यह सिर्फ बीएमसी का चुनाव का प्रश्न नहीं है, बीएमसी में तो इनकी पहली परीक्षा होने वाली है। यह बेसिकली 2030 का जो 29 का लोकसभा चुनाव आएगा, 2030 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आएगा, उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और बीएमसी में कोशिश करेंगे कि एक बेहतर ताकत के रूप में उभरे, क्योंकि बीएमसी का इतना बड़ा बजट है कि चाहे वो राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, इनका जो कैडर है वहां पर ठेकेदारी कर पैसे कमाते हैं। शाखा पूरी सिस्टम उसके ठेकेदारी पे चलती है। तो अगर आपके पास बीएमसी नहीं रहा, राज्य में सरकार नहीं है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को पैसे कमाने का स्पेस कहां से दोगे? आपके शाखा प्रमुख कहां से पैसा कमाएंगे? वो बीएमसी से पैसा मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि आप कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, शाखा प्रमुख को बचाए रखने के लिए और एक आपकी टीम बचाए रखने के लिए आपके पास आर्थिक मजबूती के लिए बीएमसी या पूना या कोई और कॉर्पोरेशन बड़ी चाहिए जहां से पैसों की आवक बनी रहे। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मुझे लग रहा है कि 5 साल फिर पार्टी को एकजुट रखना बहुत मुश्किल होगा कार्यकर्ता को। और ये भविष्य की राजनीति है। बीएमसी के बाद आपको 4 साल निकल जाएंगे, आपके बाद लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी करना, उसके बाद 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अब एकनाथ शिंदे आपकी पार्टी लेके चले गए, विधायक लेके गए, सत्ता लेके चले गए। अब नई पार्टी है, उद्धव ठाकरे कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी को उसके अंदर मर्ज कर देते हैं, दोनों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसा होता है, ये सब बातें होगी, देखने की बहुत मुश्किल चुनौती है। लेकिन दोनों इस बात को जानते हैं कि अलग अलग लड़कर दोनों ने अपनी हैसियत देख ली है। अब दोनों के मजबूरी का गठबंधन है, दोनों साथ में आएंगे, दोनों का अहंकार खत्म होगा, समझौता करेंगे भविष्य के लिए, अपने बच्चों की राजनीति के लिए। और राज ठाकरे को अपने बेटे का अमित का भविष्य देखना है, उद्धव ठाकरे को अपने बेटे आदित्य का भविष्य देखना है, जो सिर्फ 8000 वोटों से वर्ली से चुनाव जीते मिलिंद देवड़ा से। तो मुझे लग रहा है भविष्य की राजनीति, बच्चे सेटल हो जाए, खुद सेट हो जाए और उनका जो व्यवसायिक हित है बंबई के अंदर वो चलता रहे, ये पूरी राजनीति उसकी है। और एक कैसे सामंजस्य करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये समीर सर आपने बड़ी बात कही। सिर्फ एक ऐड करता हूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। महाराष्ट्र देखिए, शिवसेना की राजनीति में शिवसेना के पास सिर्फ एक एटीएम है जिसका नाम बीएमसी है। राजनीति में पैसा लगता है, पैसा आएगा कहां से? और महाराष्ट्र में 2 कॉर्पोरेशन है, ठाणे और मुंबई, जहां पैसा है, जहां खर्चा भी है। बाकी सारे जितने भी कॉर्पोरेशन है वो बैंकक्रप्ट है। तो हर मतलब शिवसेना किसी भी हालत में ठाणे और मुंबई चाहेगा। ठाणे एकनाथ शिंदे लेके गए, बचा है मुंबई। अभी नहीं मुंबई उनके पास नहीं रहा तो जो लाइफलाइन होती है फाइनेंशियल, वो कट हो जाएगी। और ये शिवसेना हो, राज ठाकरे हो, इन दोनों के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनके यहाँ इनकमिंग है, आउटगोइंग कॉल नहीं है इनका। ठीक, पैसे के मामले में। ठीक, ये बड़ी बात आपने कही है सर। और देखिए सर, इसी पर हम रिएक्शन लेते हैं अली दारूवाला, जो कि हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अली दारूवाला जी, मेरा सीधा सवाल देखिए आपसे है, क्या आपको लगता है कि अगर दोनों भाई बीएमसी का चुनाव यानी कि यूबीटी और एमएनएस, बीएमसी का चुनाव और लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो साथ मिलकर लड़ते, मैं 2017 का थोड़ा संदर्भ करना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीएमसी में उभरे थे अगर हम सीट्स की बात करें, और पहले, और वो मात्र 2 सीटों का अंतर था, पहले पर शिवसेना थी उस दौरान। तो आपको लगता है कि दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो फिर बीएमसी और लोकल बॉडीज में एक बड़ा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है? यह सियासी तौर पर सर आपसे सवाल है। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात क्लियर कहता हूं, बीइंग अ वेरी एडमिनिस्ट्रेड पॉलिटिशियन। दारूवाला जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, लौट रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं। देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाते चले हैं। देखिए, अभी तक तो हम कार्यकर्ताओं को दिखा रहे थे, अब लेकिन देखिए जिस तरीके से इंतजार हो रहा है उद्धव ठाकरे का
और उनके परिवार के लोगों का, राज ठाकरे और उनके परिवार के लोगों का मंच पर आने का, तो अब शायद धीरे धीरे करके परिवार के लोग भी पहुंचने लगे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही जब दोनों भाइयों को वो एक मंच पर एक साथ देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच से क्या कहा जाएगा। दारूवाला, अपनी बात पूरी करिए प्लीज। करेक्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बिलीव करता है। भाई यहाँ पर जो इसमें से पॉजिटिव आउटकम है वो मैं ये देखता हूँ, क्या उद्धव जी और राज ठाकरे जी जब ये एक होने जा रहे हैं तो ये इसका इंडी अलायंस का अंत होने जा रहा है। जो ये एक कन्वीनियंस के लिए इन्होंने कांग्रेस को और एनसीपी को साथ में लेके इन्होंने गठबंधन किया था, इसका ये एंड होते जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग जो है, खास करके जो बॉम्बे के लोग हैं, ये एकदम कट्टर मराठी अस्मिता वाले लोग हैं। वो लोग ये डाइल्यूटेड पॉलिटिक्स जो कुछ दिनों के लिए राज जी ने देखा था, क्या उद्धव जी मिसगाइड हो गए हैं और शरद पवार जी उनको कन्विंस कर रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को लेकर ये इलेक्शन में प्रयोग करें। ये प्रयोग एकदम फेल होते हुए। ठीक है, हम जाएंगे संदीप के पास। सुप्रिया सुले वहां पर मौजूद है, सुप्रिया सुले उनके साथ मौजूद है। संदीप, What is your comment if you could react? आज आमच्यासाठी एक आनंदाचा दिवस आहे। मराठीवर जे आक्रमण चाललंय तो देखिए एक एक करके सभी नेता पहुंच रहे हैं। सुप्रिया सुले आपको नजर आई होंगी, वो भी पहुंची हैं, और जितेंद्र आवाड भी पहुंचे थे इसके पहले। जी, अगर राज ठाकरे जब दोनों आ रहे हैं तो दोनों को साथ में घर से निकलना था। या तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को घर पे देने जाते, या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मातोश्री जाते, दोनों साथ में एक गाड़ी से वहां हो सकता है साथ में एंट्री करें, हो सकता है साथ में एंट्री करें, ये भी हमें देखना होगा, वेट तो करना ही होगा। लेकिन ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनएससीआई डोम की तस्वीरें आप देखिए। बाहर किस तरह की भीड़ है और गेट पर इंतजार हो रहा है कि कब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यहां पर आएंगे। और सबसे इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि उनके कार्यकर्ताओं, इन दोनों के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस एक तस्वीर को देखने के लिए, क्योंकि लंबा समय यानी कि 2 दशक का करीब समय हो गया जब ये पहली बार ऐसे एक मंच पर, और इसको राजनीतिक मंच ही कहें, एक राजनीतिक मंच पर ये दोनों जमा हुए। जयप्रकाश के पास चलेंगे हम सीधे ऑडिटोरियम के अंदर, वो मौजूद है। जयप्रकाश, बताइए वहां कौन कौन पहुंचा, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, और शायद कितना समय अब लग रहा है दोनों भाइयों को पहुंचने में? देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर ये भी खबर आ रही है कि बिल्कुल जयप्रकाश, जो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हो, और ये तस्वीरें भी बिल्कुल जयप्रकाश एक बार फिर से कनेक्ट हो गया। जयप्रकाश, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जयप्रकाश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, नेताओं का पहुंचना जारी है, और ऐसा लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू। अभी हमने सुप्रिया सुले को देखा, इससे पहले जितेंद्र आवाड भी अंदर पहुंचे और वो हाजमोला की बात करते हुए यहां पर नजर आए हैं। और इसके अलावा ये देखिए अंदर तस्वीरें आपके सामने है, जो वर्ली एनएससीआई डोम है, जो उसके अंदर आप देखिए किस तरह से खुशी नजर आ रही है कार्यकर्ताओं के अंदर, जो लोग यहां पर, और दावा है कि महाराष्ट्र के कोने कोने से मराठी गौरव, जो मराठी अस्मिता है इसके नाम पर, और यही जो नारा है मी मराठी, ये जो नारा है, अलग अलग टोपियां वहां नजर आ रही है जो लोग पहने हुए हैं, और उसमें मी मराठी लिखा हुआ है। लेकिन मुझे अशोक सर एक बात बताइए आप, कि क्या आपको ये लगता है कि अगर दोनों भाई सियासी तौर पर एक साथ आते हैं, क्योंकि अभी जो अली दारूवाला जी ने सवाल उठाया कि जो महाविकास अघाड़ी है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी होगी या फिर नहीं होगी पूर्ण तौर पर, क्या आपको लगता है सर? नहीं, ये तो वो भाजपा के प्रवक्ता है, वो तो यही हमेशा, वो पहले दिन से कहते हैं कि महायुति आघाड़ी टिकेगी नहीं, वो हमेशा कहे, लेकिन या महाविकास आघाड़ी टिकेगी नहीं। लेकिन देखिए, शरद पवार के साथ संबंध तो फिर राज ठाकरे के भी बहुत अच्छे हैं। राज ठाकरे मंच पे उनको गुरु कहते हैं। शरद पवार के साथ तो उनके भी संबंध अच्छे हैं बहुत, नरेंद्र मोदी जी के। ये राजनीतिक कंपल्शंस होते हैं, ये जरूरी नहीं कि कौन किसी को समझाएगा। और देवेंद्र फडणवीस जाके राज ठाकरे को मिले और चंद्रकांत दादा पाटिल जाके मिले, इसका मायना है कि उन्होंने कान में मंत्र फूका कि तुम जाके उद्धव को यहाँ उधर से लेके आओ। सवाल ये है कि मराठी अस्मिता का यदि ये पूरी शिवसेना को लेके जाते हैं तो सवाल ये आएगा, गुजरात जो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गए, मराठी आदमी उसको कैसा भूल पाएगा?
जो महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात हाईजैक हो गए थे, और तब बोला गया था कि इससे बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आए क्या महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट? ऐसी कई बातें हैं। जब फिर भी गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो जाएगा तो डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है ठाकरे बंधु इकट्ठा आते हैं, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे साथ में आके ज्वाइन कर ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। राजनीति में क्या है, जब पीडीपी और बीजेपी साथ में जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते हैं, उद्धव और कांग्रेस साथ में आ सकते हैं, तो अब इस देश में राजनीति में कोई भी किसी के साथ जा सकता है। नहीं, लेकिन यही तो बात हो रही कि शिंदे और उद्धव एक साथ कैसे एडजस्ट होंगे एक अलायंस के अंदर, ये एक मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। देखिए, लेकिन येदियुरप्पा ने अलग पार्टी, कर्नाटक में येदियुरप्पा ने अलग पार्टी निभाई थी, जब पार्टी खोली थी तो गालियां दे रहे थे। लेकिन यहाँ तो परिवार की बात है। परिवार भी क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता है? जब राजनीति में सब कुछ हो सकता है तो वो भी आ सकते हैं वापस राज ठाकरे के थ्रू। सर, ठाकरे परिवार का पूरा वेंडेटा शिंदे के खिलाफ है। यदि आप उनके बयान आप समझे नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता एक संभावना बता रहे हैं, ठीक है, कि राज ठाकरे उद्धव को लेके महायुति में आएंगे। एक संभावना ये भी है कि राज ठाकरे और ये दोनों मिलके एकनाथ शिंदे को इधर आएंगे, महाविकास आघाड़ी में लाएंगे। कृष्णा हेगड़े से ये सवाल कर लेते हैं, शिंदे गुट से हमारे साथ जो है। कृष्णा जी, दोनों तरफ है। स्वागत होगा क्या अगर ये दोनों कल को आप लोग के साथ आ जाते हैं सरकार में? तो दोनों भाई, क्या इसकी कोई गुंजाइश है तब, जबकि हमने कौन से ऐसे शब्द नहीं सुने एक दूसरे के लिए जब ये पार्टी अलग अलग हुई थी, दो गुट बटे थे शिवसेना के तब? कृष्णा हेगड़े, देखिए, कोई स्पेक्युलेटिव आपका क्वेश्चन है तो इसके ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता। चूंकि भाजपा के प्रवक्ता वो कह रहे थे, मैं इसलिए बात कह रहा हूं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ कहा तो उसके ऊपर जवाब दे सकते हैं, लेकिन महायुति एक साथ है, ताकतवर है, हम अगले इलेक्शन एक साथ लड़ने जा रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि दूसरा किसी के साथ हम गठबंधन करें। हाँ, अगर राज ठाकरे जी ने कहा है कि उनको आना है तो और कृष्णा हेगड़े जी आपको रोकना पड़ रहा है, रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त राज ठाकरे हमें नजर आ रहे हैं, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि पहुंच गए। हालांकि समीर सर, जैसा आप बोल रहे थे कि ज्यादा बेहतर होता कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक फ्रेम में नजर आते, लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं, राज ठाकरे और जो उनका परिवार है वो इस वक्त पहुंचा हुआ है। मैं चाहूंगा समीर सर आप ही इस पर कॉमेंट करें। देखिए, यही अहंकार है ना कि पहला कदम कौन बढ़ाएगा। राज ठाकरे का अहंकार है कि मैं मातोश्री में कदम कैसे रखूं, उद्धव को मेरे पास आके मुझे लेके जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे को लगा कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, राज ठाकरे मेरे पास आए, मुझे साथ में लेकर जाए। तो अभी भी जो अंदर एक दोनों के बीच में अहंकार है वो कहीं बचा हुआ है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। अगर दोनों भाई एक स्टेज पर आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, मराठी वोटर्स की दृष्टि से और बम्बई के लिए एक अच्छा है कि दोनों साथ में आके एक ताकत बने और एक अच्छा राजनीतिक विकल्प लोगों के लिए उपलब्ध हो कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी महायुति से कोई शिकायत है तो दूसरा विकल्प भी उनके सामने। आज भी काला चश्मा लगा के आए। हाँ, वो राज ठाकरे और मतलब उनकी तो राजनीति है। मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। दोनों को कैसे आगे दोनों राजनीति को गंभीरता से लेते हैं, क्या इस रैली के बाद उनकी राजनीति परवान चढ़ती है, महाराष्ट्र की राजनीति में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अभी बहुत सी चीज़ें लंबी देखना पड़ेगी। और अब 20 साल के बाद बम्बई से बहुत पानी इनके ठाकरे परिवार की राजनीति का बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जहाँ तक एकनाथ शिंदे की, तो बम्बई में एकनाथ शिंदे का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 227 सीटों पर अकेले बीएमसी लड़ेगी। एकनाथ शिंदे को एक सीट नहीं मिलने वाली, मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बम्बई में एकनाथ शिंदे की कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली में उन्हें कुछ सीटें दे दी जाएगी। बम्बई में भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और अकेली अपने समीर सर, कहा तो ये भी जा रहा है अंदर खाने में। अशोक जी, अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहें कि एकनाथ शिंदे को साधने के लिए ही ये सब कुछ हुआ है, जो बीएमसी इलेक्शंस का जिक्र। देखिए, अब प्रवक्ता इस बात को मना करेंगे, लेकिन अभी जो महायुति जो कहते हैं हम इंटैक्ट है, वो महायुति इतनी इंटैक्ट है कि अभी 1-2 जिले हैं जहां अभी पालक मंत्री तय नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ लगातार विधायक कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मंत्री बोल रहे हैं इसी सरकार में जी। ऐसे कई उदाहरण मैं बता सकता हूं। नासिक का प्रॉब्लम देखिए, अभी रायगढ़ का देखिए, अभी तक कोई पालक मंत्री वहां नहीं है। नासिक में इतना झगड़ने के बाद अभी गिरीश महाजन को वहां अपॉइंट किया है। बहुत सारी चीजें हैं कि महायुति में भी जो अंदरूनी धुसफूस है, और खासकर एकनाथ शिंदे को बार बार लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। वो मुख्यमंत्री पद उनको मिलना चाहिए था और ये गलत हुआ उनके साथ। तो वो लगातार कहीं ना कहीं उनका अभी रिसेंटली है कि उनके लोग कह रहे हैं कि भाई अजीत दादा पवार के जो मंत्रालय है वो बिल्कुल फंड नहीं दे रहे हम लोगों को, यानी अपने वालों को दे रहे, दूसरे वालों को बांट रहे, अपने वालों को बांट रहे, दूसरे वालों को डांट रहे। यही झगड़े जो है अंदर के, यानी आप कह रहे हैं कि डाउन द लाइन कई सारी चीजें हैं जहां सेटलमेंट नहीं हुआ है अभी भी।